उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से दिया इस्तीफा। पीसी में कहा, पार्टी ने मुझे 4 साल तक राज्य की सेवा करने का दिया सुनहरा अवसर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया दिल्ली का ई बजट पेश। कहा, यह दिल्ली सरकार का देशभक्ति बजट। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम की धरती से किया बीजेपी पर पलटवार। कहा, मेरे साथ हिंदू मुस्लिम का कार्ड न खेलें। नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुक करते हैं खबरों की तरफ। राजस्थान के बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नगर निगम ने महिला दिवस के रंग महापौर के संग कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं कार्यक्रम में महापौर सुशीला कंवर के निर्देशन में अनूठी पहल करते हुए विभिन्न कार्य क्षेत्रों से उत्कृष्ट कार्य करने वाली 21 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि महिला दिवस पर हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम महिलाओं को अग्रसर करने के लिए उन्हें समान अवसर उपलब्ध करवाएं। राजस्थान के फलोदी में पुलिस द्वारा नशे और स्मैक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। वहीं मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 50 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस थाना अधिकारी राकेश खयालिया ने बताया कि किन सब के खिलाफ धरपकड़ का अभियान आगे भी जारी रहेगा। वहीं नव पदस्थापित थाना अधिकारी राकेश खयालिया द्वारा केवल 10 दिन के भीतर ही कई आपराधिक मामलों में फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आज मुखबिर की सूचना मिली थी, स्थानीय जो फलोदी है उसमें स्मैक की बड़ी सप्लाई होनी है। मुखबिर की सूचना पर जो फलोदी का निवासी है अजरुद्दीन पुत्र निमाज, इसके कब्जे से 50 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसको लोकल लेवल पर सप्लाई किया जाना था। उससे पहले इसको पकड़ लिया गया और इसके जो सोर्स हैं उस बारे में भी जांच की जा रही है। इसने एमपी से मंगवाना बताया है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो शेरगढ़ एसएचओ कर रहे हैं। आगे जैसे भी आगे जो तथ्य सामने आएंगे आपको बता देंगे। सर, नशे के खिलाफ ये जो मुहिम है क्या आगे भी जारी रहेगी? हाँ, ये निश्चित रूप से जारी रहेगी और जैसे जैसे हम इसमें हमारा सोर्स डेवलप कर रहे हैं और आगे आगे सख्त कार्रवाई करेंगे। इसकी नशे की जड़ को पूर्णतः हम समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज मुखबिर यूपी के जनपद चंदौली में पंडित दीनदयाल नगर के रेलवे जंक्शन पर 1,20,00,000 रुपए की नकली नोटों से भरा बैग बरामद हुआ। वहीं रुपयों से भरे बैग को लेकर आरपीएफ और जीआरपी मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। दरअसल बताते चलें कि शिवरात्रि के त्यौहार के मद्देनजर पंडित दीनदयाल जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी पुलिस की संयुक्त चेकिंग अभियान चलाई जा रही थी। वहीं बरामद करेंसी को लेकर असम चुनाव में इस्तेमाल करने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। क्या बरामद की है, क्या मिला, क्या कार्रवाई हुई? ये शिवरात्रि त्यौहार को देखते हुए चेकिंग की जा रही थी आरपीएफ और जीआरपी और सीआईबी द्वारा। तो ब्रह्मपुत्रा मेल में B4 कोच में 31 नंबर बर्थ के पास एक बैग मिला। काफ़ी पूछा गया, किसी ने बताया नहीं कि वो मेरा बैग है। तो संदिग्ध समझते हुए उसको उतारा गया, सतर्कता से चेक किया गया तो उसमें काफ़ी सारी नोट बंडल गड्डियाँ के रूप में से मिली, जिसमें करीब 1,10,00,000 फेक करेंसी है और 10,000 ओरिजिनल उसमें रुपया है। कुल 1,20,00,000 रुपया बरामद हुआ। क्या कार्रवाई हो रही है? अब इसका दाखिला करके अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। यूपी के बलरामपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को सम्मानित किया गया। वहीं बलरामपुर जनपद के थाना कोतवाली उतरौला में महिलाओं के सुरक्षा और उनके सम्मान में जिले का प्रथम महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी का उद्घाटन भी किया गया। इस मौके पर जनपद के पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल ने पहुंचकर छात्रों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि अब महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी थाना क्षेत्र के शेखपुर निवासी संतोष कुमार, जिसकी उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है, दरअसल संतोष आर्मी के जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के पद पर असम में तैनात था। वहीं पिछले दिनों छुट्टी पर घर आया था। पत्नी के अनुसार संतोष कुमार शराब का शिकार था और हद से ज्यादा शराब भी पीता था, लेकिन बीती रात घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। जैसे ही ग्रामीणों को पता चला, ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत ही चरवा पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही चायल क्षेत्राधिकारी श्यामकांत सहित चरवा थानाध्यक्ष संत शरण सिंह ने अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। यूपी के कौशाम्बी जनपद जिला अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब
एसएनसीयू वार्ड में कुछ अराजक तत्वों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और स्टाफ नर्स के साथ मारपीट शुरू कर दिया। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे गार्ड को भी जमकर पीटा गया। दरअसल डॉक्टर को आशंका है कि उन्हें जान से मारने के लिए अराजक तत्वों ने उनके साथ मारपीट की। वहीं जब तक अस्पताल के दूसरे वार्ड से लोग मौके पर पहुंचते हैं, तब तक मारपीट करने वाले आधा दर्जन युवक वहां से भाग निकले। पुलिस और अस्पताल प्रशासन सीसीटीवी के जरिए अराजक तत्वों की पहचान करने में जुटी हुई है। बच्चों के डॉक्टर पर कुछ लोगों ने हमला किया है, क्या मामला है पूरा? बच्चों को डॉक्टर निखिल धवन एसएनसीयू में अपना ड्यूटी कर रहे थे और उनको आकर के कुछ लोगों ने मारपीट करी और वहाँ पे सामान भी सरकारी जो है तोड़ दिया। तो अभी ये नहीं पता चल पा रहा है कि क्या कारण था और वो लोग कुछ जोर जोर से बोल रहे थे। अब डॉक्टर निखिल धवन अभी इस अवस्था में पूर्णतः समझ नहीं पा रहे हैं वो खुद भी कि किन लोगों के साथ वो लोग थे। वहाँ पे काफ़ी बच्चे भर्ती हैं, अभी ये नहीं पता चल पा रहा है किसके साथ वो लोग थे। तो सीसीटीवी फुटेज हम लोग निकलवा के उसको देख लेते हैं और उसके बाद हमने एसपी साहब से कहा है कार्रवाई करने के लिए। कौशाम्बी एसपी साहब अभी भिजवा रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। बच्चों के डॉक्टर पर कुछ लोग यूपी के सिद्धार्थ नगर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लोहिया कला भवन में महिलाओं को सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में आई महिलाओं को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाइव संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं कार्यक्रम में जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देखिए, जैसा आपको अवगत है कि 8 मार्च को हमेशा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में, और उसी के उपलक्ष्य में जो भी विभिन्न प्रोग्राम होते हैं उसी प्रोग्राम की एक कड़ी में यहाँ पे भी लोहिया में प्रोग्राम था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ में जो प्रोग्राम कर रहे थे उसकी भी लाइव स्ट्रीमिंग की, और उसके बाद जनपद स्तर पे जिन महिलाओं ने उत्कृष्ट कार्य किया उन्हें सम्मानित किया गया था। और जैसा आप लोगों को अवगत है कि राज्य सरकार की पहल पे मिशन शक्ति प्रोग्राम विगत कई महीनों से चल रहा है, जिसमें दोनों एस्पेक्ट्स के, चाहे वो इन्फोर्समेंट की चीज़ें हों कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, उनको जल्दी ट्रायल्स करवाना, जल्दी प्रोसिक्यूशन से बातें करना, और दूसरी तरफ एक जागरूकता, उस जागरूकता को लेके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के हों या महिला कल्याण विभाग के या और भी जितने भी अंतर विभागीय कोऑर्डिनेशन उसमें कर सकते थे। तो ये दोनों एस्पेक्ट पे शुरू से ही काम हो रहा है, और उसी के क्रम में मिशन शक्ति और एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम करवाया गया। और आज और भी कॉलेजेस में सब जगह निर्देश दिए गए हैं कि ये प्रोग्राम्स करवाने के लिए, और अभी थोड़े टाइम में आपके जैसे GGIC में भी वहाँ पे माननीय मंत्री जी और माननीय सांसद जी भी वर्चुअली जुड़ के वहाँ पे पहली बार सभी कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट। यूपी के आजमगढ़ जिले के ऊंचा गांव में SNRD पब्लिक स्कूल का उद्घाटन हुआ। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे रहे। उन्होंने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक ने कहा कि मध्यम वर्गीय गरीब परिवार का बच्चा अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पाता, उसी को ध्यान में रखते हुए इस विद्यालय को गाँव में खोला है, जहाँ पर अच्छे और कुशल शिक्षकों के द्वारा इस विद्यालय में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। यूपी के अयोध्या जनपद के रुदौली विधानसभा क्षेत्र में आजादी के 70 वर्षों बाद सैदपुर बख्त चुनाव मार्ग के भाग्य खुल गए हैं। वहीं भाजपा विधायक रामचंद्र यादव ने सड़क का शिलान्यास किया और कहा कि सड़क बनने से लोगों की राह आसान होगी। दरअसल राज्य योजना के तहत 4 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत 2.7 किमी मार्ग की बेतवा पुल का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया गया। वहीं कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि भाजपा विधायक का फूल मालाओं से जगह जगह स्वागत किया। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे आज के इस सैदपुर बख्चुना संपर्क मार्ग और बेतवा नाले के शिलान्यास के अवसर पर जब हम लोग एक बड़ा आयोजन करके यहाँ पर कर रहे हैं, इसी समय, इसी दिन, इसी तारीख में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सैदपुर की एक सबसे बड़ी परियोजना जो हमारी 132 बिजली घर की बन के तैयार थी, आज उसका लोकार्पण भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं अपने सैदपुर गांव पंचायत की जनता की तरफ से, अपनी तरफ से, पूरे क्षेत्र की तरफ से, अयोध्यावासियों की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित रूप से आज का ये जो हमारा मार्ग है और जो पुल है,
जिसके लिए हम लोगों को पीछे 1 दशक से लग करके काम करना पड़ा। आज जब ये साकार हो रहा है तो बेहद खुशी हो रही है स्वयं को भी, और इसमें जितने भी हमारे सहभागी हैं, जितने भी लोग इसमें लगे थे, सबको बेहद खुशी हो रही है। इस क्षेत्र की खास तौर से जो हम कह सकते हैं कि विकास का दरवाज़ा पूरब तरफ होता है, किसी घर का, किसी विधानसभा क्षेत्र का, किसी ब्लॉक का दरवाज़ा पूरब को होता है। आज सैदपुर गांव पंचायत का जो दरवाज़ा है वो पूरब को है, और दरवाजे की तरफ सड़क नहीं थी, रास्ता नहीं था। इस समय जब ये दरवाज़ा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जब ये सड़क और पुल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से बेहद खुशी हो रही है। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। उत्तराखंड के खटीमा में एक निर्माणाधीन मकान में खड़े वाहन से बैटरी, साउंड बॉक्स और अन्य सामान चोरी होने का मामला सामने आया है। बताते चले कि पुलिस के सख्त रवैये और निगरानी के बावजूद भी क्षेत्र में आए दिन चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं पीड़ित की तहरीर पर झनकैया थाना पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए संबंधित मामले में रिपोर्ट दर्ज की है। निवासी पकड़ी आके उनने कल थाने आके सूचना दी कि जो है उसने अपनी टुक जो है अपने निर्माणाधीन मकान में खड़ा किया था 5 तारीख की शाम को, और जो है उसने 6 तारीख की शाम को जाके देखा तो वहाँ पे से टुक की बैटरियाँ और एक साउंड का वो बॉक्स इत्यादि चीज़ें उसकी चोरी हो गई हैं। तो कल वो सुबह प्रातः आया, उसकी तहरीर पे जो मुकदमा पंजीकृत किया गया, पुलिस टीम गठित करके उसकी जानकारी की गई। तो जो है अभियुक्त मोहित और राजकुमार ये प्रकाश में आए, इनसे जो है चोरी का माल बरामद किया गया है, जिनको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। निवासी यूपी के आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कृषि महाविद्यालय कोटवा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण हेतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लाइव कार्यक्रम का प्रसारण भी हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के गन्ना मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश राणा रहे। वहीं प्रभारी मंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यदि कहीं पर भी महिलाओं के विरुद्ध कोई घटना घटित होती है तो तुरंत कार्रवाई की जाती है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में सरकार द्वारा पत्रकारों के सम्मान और सुरक्षा के लिए युवा पत्रकार प्रेस क्लब का गठन जिला मुख्यालय पर किया गया। वहीं कार्यक्रम में जनपद के सभी पत्रकार मौजूद रहे। आपको बता दें कि जनपद सिद्धार्थनगर में चुनाव प्रक्रिया लगभग 15 दिनों से चल रही है, जिसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में युवा पत्रकार प्रेस क्लब के जनपद कार्यकारिणी का गठन किया गया। और आज आपके जिले पे ये एक चुनाव के तहत पदाधिकारी नियुक्ति उनके लिए क्या? आज सिद्धार्थनगर में जैसा कि पहले बताया गया था कि चुनाव कराया जाएगा। आज जिला मुख्यालय पे जो चुनाव हुआ है इसमें सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और पोर्टल के पत्रकार जोड़े गए हैं। युवा पत्रकार प्रेस क्लब 25 जनपदों में लगभग कार्य कर रहा है उत्तर प्रदेश के। सिद्धार्थनगर में इसका गठन थोड़ा लेट हुआ है लेकिन सशक्त हुआ है। सिद्धार्थनगर के किसी भी पत्रकार के साथ अगर कोई किसी प्रकार का उत्पीड़न या शोषण प्रशासन करती है तो उनके खिलाफ हम एकबद्ध होंगे। और अब बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा में भी इसी माह में गठन हो जाएगा। रूपरेखा वहाँ की तैयार हो चुकी है। चुनाव जल्दी ही वहाँ भी घोषणा होने वाला है। पत्रकारों के उत्पीड़न पर तो स्वयं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी सरकार भी सख्त है, तो आप में और उनमें क्या पता? जब भी कोई सरकार आती है और जब पत्रकारों के ऊपर किसी प्रकार का उत्पीड़न होता है तो उनका एक ही जवाब होता है कि हमने जांच समिति बना दिया है, हमने ये कर दिया है, लेकिन कहीं भी धरातल पे नहीं होता है। इसका एक छोटा सा रूप आप इस तरीके से समझ सकते हैं। कोविड-19 का टीकाकरण हो रहा है, आपने राजस्व को करा दिया, आपने डॉक्टरों को करा दिया, पुलिस को करा दिया, पत्रकारों से आपकी क्या दुश्मनी है? कोविड-19 के दौरान सबसे ज़्यादा कार्य हमारे पत्रकारों ने किया, वो हर जगह गए। आप कोविड-19 से कह रहे हो कि समाज से हम छुटकारा दिला देंगे और पत्रकारों को टीकाकरण ही नहीं करवा रहे हो, जबकि पत्रकार सबसे ज़्यादा संक्रमित हुए थे उस दौरान। तो आप इसी रूप में किसी भी सरकार की बातों को यकीन कर सकते हैं कि वो कहाँ तक सही बोल रहा है। अगर सरकार सही बोल रही है तो उत्तर प्रदेश में जो आए दिन पत्रकारों के ऊपर घटनाएं घट रही हैं वो क्या है? या कुछ नहीं है, या केवल दिखावा है? आज संगठन को एक होकर अपने पत्रकारों की बात रखनी होगी, तभी पत्रकारों को न्याय मिलेगा। और आज आपकी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।